हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों का अध्याय 10 कंप्लीट हो गया था। तो आइए देखते हैं आज आगे। तो अध्याय 10 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। तो अध्याय 10 में था और एक ये देख लेते हैं सर्वांग समता की उपयोगिता। तो सर्वांग समता की उपयोगिता कहाँ होता है आइए देखते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों एवं सर्वांग समता का उपयोग हमारे वास्तविक जीवन में तो होता ही है, साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी पुलों, भवनों और टावरों के निर्माण में भी सर्वांग समता दिखाई पड़ती है। तो ये है सर्वांग समता का उपयोग, तो ये याद रखेंगे। तो सर्वांग समता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनके आकार व माप समान हो। तो ज्यामितीय आकृति कब सर्वांगसम होती है? यदि उनके आकार और व माप समान हो तभी ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम होगी। तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। आगे है दूसरा समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो क्या बोल रहा है? समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यानी कि दो वृत्त के सर्वांगसम होने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? उनकी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। अब त्रिज्या तो समझते हैं वृत्त में क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वह बराबर होना चाहिए। आगे है दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाओं के माप समान हो। दो वर्ग सर्वांगसम है कब? जब उनकी भुजाओं के माप समान होते हैं। यदि दो वर्ग में भुजा समान है तो दोनों वर्ग क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो ये भी याद रखेंगे। आगे है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब उनके शीर्षों की संगतता इस प्रकार हो कि संगत भुजाएं व संगत कोण समान हो। क्या बोल रहे हैं? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब उनके शीर्षों की संगतता इस प्रकार हो कि उनकी संगत भुजाएं व कोण समान हो, तब सर्वांगसम होंगे। और आगे पढ़े थे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किससे? SAS से, साइड एंगल साइड से। किससे? भुजा कोण भुजा से। ये था। आगे है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ASA, यानी कि कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल, ये है। आगे है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? AAS। तो ये भी पढ़ लिए हैं ये सब हम लोग। तो यहाँ फिर से एक बार देख ले रहे हैं संक्षेप में। आगे है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे है त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। 8वां नंबर में क्या है? यदि दो त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और यदि त्रिभुज के सम्मुख कोण एक त्रिभुज यदि त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगे। तो ये याद रखेंगे। आगे है दो त्रिभुज में यदि
एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या बोल रहे हैं, यह 2 त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो यानी कि बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। ये था। आगे है यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किससे? RHS से। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे है 12 नंबर, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी कि बड़े भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? बड़ा, और छोटे भुजा के सम्मुख कोण छोटा होगा। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। क्या? यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के माप को प्लस करें तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। आगे है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये याद रखेंगे इसको भी। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। आगे है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है तो उसे इस प्रकार से लिखते हैं। त्रिभुज ABC फिर इक्वल, फिर ऊपर में इस तरीके से छोटा सा ये लहराता हुआ चिन्ह है, तो इसको, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है त्रिभुज PQR। ये हो गया। आगे है तो ये था 12 नंबर। क्या था एक बार देख लेते हैं। 12 नंबर क्या था? किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये देख लिए हैं। फिर 13 क्या है? किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। और आगे क्या है? 14 नंबर, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर क्या था? किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर था त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है तो इसे इस प्रकार लिखते हैं। ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC यानी कि इक्वल के ऊपर इस तरीके से छोटा सा ये इस तरीके से मुड़ा हुआ या लहराता हुआ चिन्ह लगाना है। तो ये जो है ये सर्वांगसम का चिन्ह है। आगे है 17, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव भाग अंग को संगत त्रिभुज संगत भुजा या CPCT से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था अध्याय 10। तो आइए देखते हैं अब आगे अध्याय 11। तो अध्याय 11 है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये है। तो चतुर्भुज तो समझते हैं क्या होता है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, यानी कि 8 में 6 में 7th में पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 भुजा होना चाहिए और बंद होना चाहिए आकृति। तो ऐसे आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। जैसे ये चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है या कहलाता है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। तो ये विशेष ध्यान करना
है कि बंद आकृति होना चाहिए। यदि बंद आकृति नहीं है तो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। तो जैसे मैं बना रहा हूँ चतुर्भुज, ए बी सी डी, तो ये है चतुर्भुज। 4 भुजा हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 भुजाओं से घिरा है और आकृति बंद है, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से ऐसा ए बी सी डी, तो ये क्या है, चतुर्भुज नहीं है क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है, बंद होना चाहिए। तो आप समझ गए चतुर्भुज क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में कितने भुजा हो गया, भुजाओं की संख्या, भुजा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, 4। जैसे ये 1, ए बी पहला, बी सी दूसरा, सी डी तीसरा और डी ए चौथा। तो भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 4। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी 4 होते हैं, शीर्ष। अब शीर्ष किसे कहेंगे, जहां पर 2 भुजा मिलते हों उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे ए बिंदु पर कौन भुजा मिला है, ए बी और ये डी ए कहाँ मिला है, ए पर, तो शीर्ष कौन हो गया, ए। उसी तरीके से यहाँ पर 2 भुजा ए बी और ये सी बी या बी सी कहाँ मिले हैं, बी पर, तो ये उसी तरीके से ये हो गया। तो कितना हो गया शीर्ष की संख्या, 4। तो ये भी याद रखेंगे। और कोण, और इसमें कोण कितने हैं, अंतः यानी कि इस बंद आकृति के अंदर कितने कोण बने हैं, 4 कोण। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 कोण हैं। तो कोणों की संख्या इज इक्वल टू 4। तो ये कोण कितने होते हैं, 4 होते हैं। भुजा 4, शीर्ष 4, यानी कि भुजा 4, शीर्ष 4, कोण 4। और इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी याद रखेंगे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, नाम दिया हूँ 1 2, या इसी को क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 0 के ऊपर लगेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा। तो ये था चतुर्भुज। तो ये समझ गए। तो ये जो है इस तरीके से भी हो सकता है। ये भी क्या है, चतुर्भुज है। और आयत इस तरीके से, ये भी क्या है, चतुर्भुज है। उसी तरीके से ये भी क्या है, चतुर्भुज है। तो समझ गए आप चतुर्भुज के बारे में। तो आइए देखते हैं अब आगे। और चतुर्भुज में विकर्ण भी 2 होते हैं। जैसे ये सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले जो भुजा है वह विकर्ण कहलाता है। जैसे एक का सम्मुख सी है, तो यदि इसको ऐसा मिला दें हम लोग तो यह क्या हो जाएगा, विकर्ण। उसी तरीके से ये भी विकर्ण, यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ विकर्ण को भी लिख लेंगे, विकर्ण इज इक्वल टू 2। तो ये भी याद रखेंगे। तो चतुर्भुज में क्या हो गया, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4, शीर्ष की संख्या 4, कोणों की संख्या 4 और विकर्ण की संख्या 2, और चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये याद रखेंगे इतना। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। जैसे आकृति 3 4 को चतुर्भुज कहा। अब चित्र 3 के साथ चतुर्भुज के विकर्ण खींचिए। जैसे ये जो है, ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, चतुर्भुज है। इसके सम्मुख शीर्ष को मिला दिए हैं, तो क्या है, ये विकर्ण है। यह क्या चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरा है इस तरीके से ये। और यहाँ से भी ऐसा करेंगे तब भी 3 ये
3 भुजा हैं। ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये PQRS, तो यह भी क्या है, एक चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजा से घिरी बंद आकृति है। और विकर्ण क्या है, PQ और RS, ये 2 विकर्ण हैं। विकर्ण क्या करता है, ये सॉरी विकर्ण जो है, यदि एक विकर्ण खींचा जाए तो चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटेगा, और 2 विकर्ण खींचा जाए तो 4, ये सॉरी इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 हो गया। आइए देखते हैं आगे। जिस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं उसका कोई भी कोण 180 से अधिक नहीं होता है। इस चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चित्र PQRS में कोई भी कोण क्या होता है, एक कोण 180 से नहीं होता है अधिक, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज। तो आगे है, जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण अंदर की ओर एवं एक विकर्ण बाहर की ओर बनता है तथा चतुर्भुज का एक कोण 180 से अधिक होता है तो ऐसे चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चित्र नंबर 5 में BCX 180, तो ये है ABCD, तो यह भी क्या है, एक चतुर्भुज था तो जिसमें एक विकर्ण, तो B और C, ये तो यहाँ पर इस तरीके से खींचा गया है। तो ये जो कोण है यहाँ तक, ये डॉट डॉट लाइन है तो वहाँ तक 180 होगा, अगर पूरा करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहेंगे उसको, अवतल चतुर्भुज। तो आगे है, तो ये वाला याद रखेंगे आप लोग। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB भुजा DC के समांतर है, यह समलंब चतुर्भुज है। यह कहा जा सकता है कि जिसका सम्मुख भुजा का केवल एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये याद रखेंगे, समलंब चतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा का केवल एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये ABCD, तो इसमें AB और CD क्या है, ये सम्मुख भुजाएं हैं और यही केवल समांतर है, और बाकी BC का सम्मुख कौन है, DA है, तो ये दोनों क्या है, समांतर नहीं है, केवल एक जोड़ी क्या है, समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो याद रखेंगे, समलंब चतुर्भुज का आकृति इस तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर और दिया है, जैसे नीचे बने चतुर्भुज में कौन से समलंब चतुर्भुज नहीं है, क्या ये नहीं एवं क्यों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये समलंब है क्योंकि ये और ये क्या है, समांतर है, बाकी 2 समांतर नहीं है। और ये क्या समलंब है, नहीं है, क्योंकि ये और ये समांतर है, उसी तरीके से ये और ये भी समांतर है, तो ये समलंब नहीं है। तो और यहाँ से कौन सा समलंब हो सकता है, ये समलंब होगा, और ये बाकी समलंब नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये देखते हैं। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा समांतर होता है। यदि चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म यानी कि दोनों जोड़े समांतर हो, अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे समांतर चतुर्भुज का आकृति इस तरीके से होता है। A B
सी डी। इस तरीके से एक भुजा हल्का सा झुके हुए रहता है इस तरीके से। तो ये ए बी का सम्मुख कोण है सी डी है, तो ये दोनों समांतर हैं। उसी तरीके से बी सी का सम्मुख कोण है डी ए, तो ये भी समांतर हैं। तो ये याद रखेंगे, ये सब बराबर नहीं है। तो ये सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होता है। तो ए बी और सी डी बराबर भी होगा और समांतर भी होगा, यानी कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं ऐसा, या पीछे बढ़ाएं ऐसा, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये समझ गए। तो ये जो है आकृति इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है समान। इसमें भी वही चार भुजा, चार शीर्ष, चार अंतःकोण और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। और इसमें भी दो विकर्ण होते हैं इस तरीके से ऐसा, ये इसमें भी दो विकर्ण। तो ये समझ गए समांतर चतुर्भुज। तो ये था। आगे देखते हैं समचतुर्भुज। तो आगे समचतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर व चारों भुजाएं बराबर हो तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। सम अर्थात सभी भुजा समान हो। तो इस तरीके से ए बी सी डी, तो ये सब क्या होगा, सभी भुजा बराबर होगा और सम्मुख भुजा समांतर होगा और इसमें भी दो विकर्ण होंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है ऐसा, इस तरीके से। इसमें भी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर, इसमें भी दो विकर्ण होंगे, चार अंतःकोण होंगे, चार शीर्ष होंगे और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो ये समझ गए, ये क्या है, समचतुर्भुज। याद रखेंगे आकृति किस किस तरीके से होता है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समलंब का भी देख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है आकृति, ये इस तरीके से होता है समलंब चतुर्भुज। तो इसी को क्या बना सकते हैं, ऐसा भी ये हो सकता है ऐसा, ये है समलंब चतुर्भुज। तो आप पहचान लेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो आइए आगे देखते हैं। चतुर्भुजों में ही और दो प्रकार हैं, एक जो है आयत और एक है वर्ग। अब आयत और वर्ग तो समझते हैं। तो ये भी क्या है, आयत और वर्ग, ये भी चतुर्भुज ही है। इसमें भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसमें भी वही चार शीर्ष, चार अंतःकोण, चार भुजा और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस इसमें यही फर्क रहता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और ये क्या पढ़े थे, समचतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और सम्मुख भुजा समांतर एवं बराबर होगा, और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन वर्ग का सभी भुजा समान होता है और आयत में केवल सम्मुख भुजा समान होता है। जैसे इस तरीके से ये क्या है, आयत है, आयत ए बी सी डी, ये आयत है। इसका प्रत्येक कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज में यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और सम्मुख भुजा बराबर है, यानी कि सभी भुजा बराबर नहीं है, केवल सम्मुख भुजा बराबर है और सभी कोण यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, वह आयत होगा। जैसे ये ए बी का सम्मुख कोण है सी डी है, तो ये सी डी के बराबर होगा। और उसी तरीके से बी सी का सम्मुख कोण है ये डी ए, तो ये भी बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये आयत है। तो अब समझ गए आयत और वर्ग।
वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें सभी भुजा बराबर होगा और सम्मुख भुजा समांतर होगा। जैसे इस तरीके से ए बी सी डी, तो ये हो गया। तो सभी भुजा बराबर रहेगा इसमें, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों समान रहेगा और सम्मुख समांतर रहेगा। तो ए बी का सम्मुख सी डी है, तो ये तो बराबर होगा ही, प्लस समांतर भी होगा। और बी सी का सम्मुख डी ए, तो ये दोनों समांतर होंगे और साथ ही चारों भुजा बराबर होंगे। तो ये चारों भुजा बराबर हैं, और इसमें चारों बराबर नहीं है। ये किसके इक्वल, इसके इक्वल है, इसलिए 1 1 ऐसा लाइन से है, और यहाँ 2, तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर 1 1 है, एक एक ऐसा लकीर खींचा हूँ, तो ये चारों बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, तभी ये वर्ग कहलाएगा। तो ये समझ के इतना। इसमें भी वही 4 अंतःकोण, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 2 विकर्ण होंगे और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा विकर्ण होगा इस तरीके से, और इसमें भी होगा ऐसा, और इसमें भी चारों अंतःकोणों का योग, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और उसी तरीके से इसमें भी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये था चतुर्भुज के बारे में सामान्य सा जानकारी। तो आप समझ गए चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, आयत क्या है और वर्ग क्या है। तो ये हो गया। तो आगे देखते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, आज का होमवर्क में चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की परिभाषा लिखेंगे और याद भी कर लेंगे और चित्र भी बनाएंगे साथ में। यानी कि चतुर्भुज की परिभाषा लिखना है, याद करना है और उसका चित्र भी बनाना है। तो ये होमवर्क है। और चतुर्भुज के प्रकार में लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज ये लिखेंगे और इसका परिभाषा भी लिखेंगे, याद भी करेंगे और आकृति के साथ लिखेंगे परिभाषा को। तो ये आयत और वर्ग को भी परिभाषित करेंगे चित्र सहित और याद भी कर लेंगे। तो ये होमवर्क में है आप लोगों का इतना। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।